हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी बी फार्म सेकेंड सब्जेक्ट के। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बी फार्म सेकेंड सेम का सब्जेक्ट है, उसके चैप्टर 2 के बारे में। इस चैप्टर का नाम है बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। तो इसमें बेसिकली हम इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करेंगे, वुंड हीलिंग के बारे में बात करेंगे, और इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज होता है, क्या क्या उसके क्लिनिकल साइंस हैं, क्या क्या मीडिएटर्स हैं उसके, और इन्फ्लेमेशन जो कि दो तरीके का होता है, एक्यूट और क्रोनिकम, उसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होता है, ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी को फर्दर इंजरी या फिर इन्फेक्शन से बचाता है। सो इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली द पेन एंड स्वेलिंग कॉज इन एनी injured area and it is derived from the Latin word which means ignite और satellite, यानी कि जो इन्फ्लेम्ड एरिया होता है जिसमें इंजरी कॉज हुई होती है, तो उसमें क्या होता है, रेडनेस हो सकती है, पेन होगा, स्वेलिंग अकर होती है। इन्फ्लेमेशन इज रेफर्ड टू एज पेनफुल रेडनेस और स्वेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग ड्यू टू एन, ये इन्फेक्शन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर इलनेस की वजह से हो सकता है। और ये एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब कोई भी हमें चोट लगती है या फिर हमारी बॉडी को कोई इंजरी आती है, उस केस में इमीडिएट यानी इंस्टेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, विच में भी इधर एक्यूट और क्रोनिक। ये जो इन्फ्लेमेशन है ये एक्यूट हो सकता है, एक्यूट मींस कि ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, और क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। So it is the local response of living mammalian tissues to an injury resulting from any agent, ये किसी भी एजेंट की वजह से हो सकता है। It is a defensive reaction of the body, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी को फर्दर इंजरी या फिर इन्फेक्शन से बचाता है। और अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन की, इन दोनों में क्या डिफरेंस। सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और जो इन्फेक्शन है वो एक हार्मफुल, और जो इन्फेक्शन है वो एक हार्मफुल रिस्पॉन्स है जो कि इंडिकेट करता है कोई भी इंजरी या फिर अंडरलाइंग डिजीज या फिर डिसऑर्डर। इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग इन इल इफेक्ट्स ड्यू टू द टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय देम। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की, इन्फेक्शन किस किस तरीके से कॉज हो सकता है। तो इसमें हम 4 एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फिजिकल, दूसरा केमिकल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स के बारे में, जो कि हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, रेडिएशन एंड मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। दूसरा इसमें आता है केमिकल एजेंट्स, जिसका एग्जांपल है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स। कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग कॉज हो सकती है। अगला आता है इसमें इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इसका एग्जाम्पल है कोई भी सेल मीडिएटेड और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, किसी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है हमारी बॉडी में। अगला आता है बायोलॉजिकल एजेंट्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। किसी भी वायरल, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कॉज होता है। और इन 3 टाइप ऑफ इन्फेक्शंस के अलावा माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, यानी कि वो माइक्रोब जो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में कॉज करते हैं, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन में, यानी जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिकली 5 सिम्टम्स हैं: पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडनेस के बारे में। इट डिनोट्स रेडनेस एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डायलेशन ऑफ वेसल्स which leads to an increase in the blood flow। रेडनेस को हम र्यूबर भी कहते हैं। ये बेसिकली एक रेडनेस इन्फ्लेम्ड एरिया में कॉज होती है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से, जो कि उस एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से रेडनेस कॉज हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्वेलिंग, जिसको ट्यूमर भी कहते हैं। इट डिनोट्स स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ एक्सुडेट्स, मेनली द फ्लूइड पार्ट एट द इन्फ्लेम्ड साइट। जो इन्फ्लेम्ड साइट होती है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो स्वेल्ड नजर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट के बारे में, जिसको कैलर भी कहते हैं। It denotes slightly elevated temperature at the site of inflammation resulting from the dilation of vessels which increases the blood flow। तो इसका मतलब है कि जब भी इन्फ्लेमेशन कॉज होता है तो उस एरिया में वेसोडाइलेशन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और उस एरिया का, इस इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली एलिवेट यानी कि स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन के बारे में, जिसको डोलर भी कहते हैं।
It denotes pain at the site of inflammation resulting from the compression of nerve by swelling in addition to the release of chemical mediators in response to an inflammatory process. तो केमिकल मीडिएटर्स के रिलीज के साथ साथ जो नर्व कंप्रेस होती हैं स्वेलिंग की वजह से स्वेलिंग किस वजह से होती है, जो एक्सुडेट यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इन्फ्लेम्ड एरिया में, तो ये पेन भी कॉज करता है। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ फंक्शन, इसको फंक्शनल लीजा भी कहते हैं। इट डिनोट्स लॉस ऑफ फंक्शनिंग at the site of inflammation resulting from the pain that inhibits mobility। तो इस केस में क्या होता है कि वो जो इन्फ्लेम्ड एरिया है उस एरिया का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है रिजल्टिंग फ्रॉम द पेन दैट इनहिबिट्स मोबिलिटी। जब बहुत ज्यादा पेन होता है उस इन्फ्लेम्ड एरिया में तो वो मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट, उस एरिया का जो मूवमेंट है उसको वो कम कर देता है। और फ्रॉम द सीवियर स्वेलिंग दैट प्रिवेंट्स मूवमेंट, और अगर बहुत ज्यादा सीवियर स्वेलिंग हो जाती है तो जो इन्फ्लेम्ड एरिया है उसमें मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये 5 क्लिनिकल साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। वो सब्सटेंसेस जो कि इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करते हैं यानी कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। क्या क्या मीडिएटर्स हैं? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो वो फैक्टर्स जो कि प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करते हैं उनको हम मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये जनरली क्या कॉज करते हैं? वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स है दे अलाउ द फ्लो ऑफ स्मॉल सेल्स और इवन होल सेल्स इन एंड आउट ऑफ देमसेल्व्स। ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स मेनली क्या करते हैं? वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो अलाउ करती हैं पैसेज ऑफ सेल्स थ्रू देम। Okay. So there are various endogenous compounds which can increase permeability। बहुत सारे endogenous compounds हैं जो कि vascular permeability को increase करते हैं। Pain, fever, vasodilation and chemotaxis are some of the recognized chemical mediators involved in other process of acute inflammation। तो inflammatory mediators के अलावा पेन, फीवर, वेसोडाइलेशन और कीमोटैक्सिस भी मीडिएटर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं एंड रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ द इन्वॉल्व टिश्यूज। और जो भी इन्वॉल्व टिश्यूज होते हैं उस इन्फ्लेमेशन में उनको ये डैमेज भी करते हैं। तो यहाँ पे वेसोडाइलेशन का मतलब है कि ब्लड वेसल्स को वो डायलेट करते हैं इन्फ्लेमेशन के केस में। और कीमोटैक्सिस का मतलब है कि वो सेल्स जो माइग्रेट करती हैं इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस, यानी जब कोई भी स्टिमुलस आता है हमारे नर्वस सिस्टम से तो उनके रिस्पॉन्स के बाद, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके रिस्पॉन्स में जो सेल्स होती हैं वो माइग्रेट करती हैं यानी कि मूव करती हैं। केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स एंड दूसरा इसमें आता है प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स। सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स जो होते हैं वो फर्दर 6 टाइप्स में डिवाइडेड है और जो प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स हैं वो फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स में पहला आता है वेसोएक्टिव अमीन्स जिसमें हिस्टामीन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन जिसको हम 5-HT या फिर सेरोटोनिन भी कहते हैं। और ये क्या होता है, हमारे मस्ट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हिस्टामीन और सेरोटोनिन है ये हमारे मेन मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है तो वो मेनली हिस्टामीन की वजह से होता है या फिर सेरोटोनिन की वजह से होता है। नेक्स्ट सेल डिराइव्ड मीडिएटर होते हैं अराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जिनको हम इकोसिनोइड्स भी कहते हैं। तो ये मेटाबोलाइट्स 2 तरीके से फॉर्म होते हैं। पहला जो है वो है साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे जिससे क्या क्या रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिसको हम पीजीज भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा आता है थ्रोम्बोक्सेन A2 जिसको TXA2 भी कहते हैं। और तीसरा आता है इसमें प्रोस्टासाइक्लिन जिसको PGI2 भी कहते हैं। और ये एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे से भी प्रोड्यूस होते हैं जिसमें 5-HETN ल्यूकोट्रीन्स। 5-HET क्या होता है, हाइड्रोपरॉक्सी टेट्राइनोइक एसिड, और ल्यूकोट्रीन्स को हम LTs भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा जो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स है उनका एग्जांपल है लाइसोसोमल कंपोनेंट्स,
प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जिसको PAF भी कहते हैं। साइटोकाइंस, इसमें आता है IL-1 या फिर इंटरल्यूकिन-1, TNF अल्फा और TNF बीटा, दिस इज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। उसके अलावा IF गामा विच इज इंटरफेरॉन गामा, एंड देन कम्स कीमोकाइंस। इन सब मीडिएटर्स के अलावा इसमें लास्ट आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स। तो ये जो 6 हैं ये हमारे मीडिएट सेल डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स हैं। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स। नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीएज कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीएज होते हैं ये प्रोडक्ट्स होते हैं काइनिन सिस्टम के, जिसमें ब्रेडिकाइनिन प्रोड्यूस होता है, क्लॉटिंग सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं जिसमें फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन प्रोड्यूस होता है, अगेन फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम जिसमें भी सेम फाइब्रिनोजन प्रोड्यूस होता है। लास्ट आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसमें जो फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट C को स्प्लिट कर उसके स्प्लिट प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं विच इज C3A। ये आई गेस आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, सेल डिराइव्ड और। तो चलिए अब हम मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये 2 टाइप्स का होता है, पहला सेल डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स एंड दूसरा है प्लाज्मा डिराइव्ड। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं सेल डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर से। इसमें सबसे पहला आता है वेसो एक्टिव अमीन्स। जो वेसो एक्टिव अमीन्स होती हैं इसमें 2 टाइप्स ऑफ मीडिएटर्स आते हैं, पहला है हिस्टामीन और दूसरा है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन जिसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं। और ये मीडिएटर्स जो हैं विद इन 1 आवर ऑफ इंजरी, मतलब कोई भी इंजरी होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही ये जो मीडिएटर्स होते हैं केमिकल मीडिएटर्स ये रिलीज हो जाते हैं। So the early inflammatory response is mediated by these 2 pharmacologically active amines जिसमें पहला आता है हिस्टामीन और दूसरा आता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। तो ये जो हिस्टामीन होता है ये कहाँ स्टोर्ड होता है, बात करते हैं मास्ट सेल्स में, बेसोफिल्स में और प्लेटलेट्स में। और किन एजेंट्स के इन्फ्लुएंस में ये रिलीज होता है चलिए वो देखते हैं। पहला स्टिमुलाई और सब्सटेंसेस इंड्यूसिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कोई भी स्टिमुलाई जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है उसकी वजह से हिस्टामीन जो होता है वो रिलीज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट, कोल्ड, इरेडिएशन, ट्रॉमा, इरिटेंट केमिकल्स और इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से या फिर थर्मल इंजरी या जो जैसे कि बर्न की वजह से जो भी इंजरी कॉज होती है उसकी वजह से हिस्टामीन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। दूसरा है एनाफाइलैक्टोक्सिन्स लाइक फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट C3A एंड C5A। तो एनाफाइलैक्टोक्सिन्स जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करते हैं या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। हिस्टामीन रिलीजिंग फैक्टर्स फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। अगला आता है न्यूरोपेप्टाइड्स, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस P एंड इंटरल्यूकिन्स जिसको हम IL भी कहते हैं। इसका अगला मीडिएटर है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, GIT, स्प्लीन और नर्वस टिश्यू, मस्ट सेल्स और प्लेटलेट्स की क्रोमैटिन सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। और इसके जो एक्शंस है वो हिस्टामीन के ही सिमिलर है, यानी कि जो एक्शंस हिस्टामीन शो करता है वही सेरोटोनिन भी शो करता है, लेकिन ये एक वीकर मीडिएटर है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी का। लेकिन यानी इसका मतलब ये है कि ये वैस्कुलर परमिएबिलिटी तो कॉज करता है लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है वो वीक होता है यानी कि स्लो होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेल डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर के बारे में, जिसका जो कि है अराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट जिसको हम इकोसिनोइड भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक फैटी एसिड होता है जो कि हमें या तो डाइट से मिलता है या फिर मिलता है कन्वर्जन ऑफ लिनोलेइक एसिड टू अराकिडोनिक एसिड। उसके बाद बहुत सारे स्टिमुलाई जो होते हैं वो अराकिडोनिक एसिड को एक्टिवेट करते हैं टू फॉर्म अराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 पाथवेज। मतलब बहुत सारे स्टिमुलाई जो होते हैं वो अराकिडोनिक एसिड को एक्टिवेट करते हैं टू फॉर्म अराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, और ये 2 पाथवेज से अराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट फॉर्म करता है, जिसमें पहला है साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे एंड दूसरा है लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबोलाइट्स फॉर्म्ड वाया साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे।
और इसमें क्या क्या मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन A2, उसके बाद प्रोस्टासाइक्लिन। तो ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है ये एक्ट करता है एक्टिवेटेड एराकिडोनिक एसिड पे। और ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है ये क्या है, एक फैटी एसिड एंजाइम है जो कि एक्ट करता है एक्टिवेटेड एराकिडोनिक एसिड पे, जो कि PGG2 में कन्वर्ट होता है, विच इज प्रोस्टाग्लैंडिन G2। ये एक एंडोपेरोक्साइड है जो कि कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद इसमें ट्रांसफॉर्म होता है PGH2 विच इज प्रोस्टाग्लैंडिन H2, और कुछ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स भी ये फॉर्म करता है। फिर ये जो PGH2 है ये इसमें भी बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जिसके बाद ये वेरियस मेटाबोलाइट्स फॉर्म करता है, जिसमें आता है PGD2, PGE2, PGF2 अल्फा, थ्रोम्बोक्सिन A2 और TXA2 एंड PGI2 जिसको हम प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं। उसके बाद ये जो PGD2 और PGE2 है ये वेसोडाइलेटर्स होते हैं, वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करते हैं और परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि वेसल्स को डायलेट करते हैं, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं और परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि इनमें से जो सेल्स का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद PGF2 अल्फा ये वेसोडाइलेशन कॉज करता है, ब्रोंक्यूल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, नैरो कर देता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और ये प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट, यानी प्लेटलेट्स जो होती हैं जो कि क्लॉट फॉर्म करती हैं उनका एक एग्रीगेट बना लेता है, यानी कि कलेक्ट कर देता है उसको। PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन्स क्या होते हैं, ये वेसोडाइलेटर्स होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। दूसरा ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, और ये एंटी एग्रीगेटिंग एजेंट है, यानी कि प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन या फिर कलेक्शन ये नहीं होने देता है। तो अब हम 3 मेटाबोलाइट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में आते हैं PGD2, PGE2 एंड PGF2 अल्फा। PGD2 और PGE2 जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और वेन्युलर परमिएबिलिटी यानी कि उनकी जो परमिएबिलिटी है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी है, उसको ये इंक्रीज कर देता है, वेसल्स को डायलेट करता है और ब्रोंकोडाइलेशन करता है। और लेकिन इसके अलावा ये क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी सेल फंक्शन जो है, यानी कि जो सेल का इन्फ्लेमेशन है उस फंक्शन को ये इनहिबिट कर देता है। उसके बाद PGF2 अल्फा जो है ये क्या ट्रिगर करता है, वेसोडाइलेटेशन एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, जैसा कि मैंने एक फ्लो चार्ट में आपको बताया कि ये वेसल्स को डायलेट करते हैं और ब्रोंक्यूल्स को ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 के बारे में या फिर TXA2 के बारे में। ये एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जो कि क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज करता है इंफ्लेमेटरी सेल फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, यानी कि प्लेटलेट्स किसी भी इंजर्ड साइट में इकट्ठा होंगी, तो ये क्या ट्रिगर करेगा, इंफ्लेमेटरी सेल फंक्शन, यानी कि इंफ्लेमेशन कॉज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोस्टासाइक्लिन विच इज PGI2 के बारे में। इट ट्रिगर्स वेसोडाइलेटेशन, ब्रोंकोडाइलेटेशन एंड इनहिबिट्स इंफ्लेमेटरी सेल फंक्शन, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरह जो प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सेल इन्फ्लेमेटरी सेल फंक्शन जो है, जो सेल का इन्फ्लेमेटरी फंक्शन है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि स्टॉप कर देते हैं बाय एक्टिंग एज एंटी एग्रीगेटिंग एजेंट फॉर प्लेटलेट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे से जो मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं, फिर कौन कौन से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। 5-HET विच इज 5 हाइड्रोपरऑक्सी टेट्रा इकोसेनोइक एसिड, एंड दूसरा है इसमें ल्यूकोट्रीन्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LTs भी कहते हैं। जब ये एंजाइम, जब ये लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम प्रेजेंस होता है उस केस में ये क्या करता है, एक्टिवेटेड एराकिडोनिक एसिड को ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, 5-HPETE, जो कि मैंने बताया इट इज अ हाइड्रोपरऑक्सी इकोसेटेट्राइनोइक एसिड। ये एक हाइड्रोपरऑक्सी कंपाउंड है। फिर उसके बाद परऑक्सीडेशन होता है जो कि फॉर्म करता है 2 मेटाबोलाइट्स 5-HETE और LT विच इज ल्यूकोट्रीन्स। और ये जो 5-HETE होता है ये एक कीमोटैक्टिक एजेंट होता है फॉर न्यूट्रोफिल्स, यानी कि जब भी कोई केमिकल स्टिमुलाई हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिलीज करता है, तो उस केस में ये जो होता है ये माइग्रेशन ऑफ WBCs कराता है, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका मूवमेंट में ये हेल्प करता है।
जिसकी वजह से फर्दर क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो हम देख पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ल्यूकोट्रीन्स। ये स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं एनाफाइलैक्सिस के। अब एनाफाइलैक्सिस क्या होता है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, इन सम केसेस ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है। एंड इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स, देयरफॉर नेम्ड ल्यूकोट्रीन्स। तो चलिए अब हम एक पाथवे के थ्रू समझते हैं कि एक्टिवेटेड लाइपोऑक्सीजनेज की एक्टिवेटेड एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे से कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे फर्दर सेल मीडिएटर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करता है। सबसे पहले एक्टिवेटेड एराकिडोनिक एसिड है, लाइपोऑक्सीजनेज इस पे एक्ट करेगा, फॉर्म करेगा 5-HPT, विच इज जो कि मैंने अभी आपको बताया ये एक हाइड्रोपरऑक्सी कंपाउंड है जो कि फर्दर क्या फॉर्म करता है, ल्यूकोट्रीन एंड 5-HET, जो कि मैंने आपको बताया था ये कीमोटैक्टिक एजेंट है। फिर फर्दर कुछ सर्टेन एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जो कि इस LTA4 को कन्वर्ट करता है इन 4 मेटाबोलाइट्स में, जो कि है LTB4, ल्यूकोट्रीन B4, LTC4, LTD4 एंड LTE4। इसमें जो LTB4 होता है ये कीमोटैक्टिक होता है, सेल एडिहेरेंस कॉज करता है, यानी सेल्स का ये एग्रीगेट बनाता है, सेल्स को जोड़ता है साथ में, और कीमोटैक्टिक एजेंट है, यानी कि ये क्या करता है, केमिकल स्टिमुलस के आने के बाद ये माइग्रेशन कॉज करता है सेल्स का। उसके अलावा ये जो तीन टाइप के ल्यूकोट्रीन्स हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है यानी कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं यानी कि ये ब्रोंक्योस जो होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो होते हैं वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने तीसरे मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में, विच इज लाइसोसोमल कंपोनेंट्स। द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स हैव लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स व्हिच रिलीज द फॉलोइंग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं जो कि है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जिनमें लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन दो टाइप्स के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रैन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ये दो तरीके के होते हैं, पहला स्पेसिफिक और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स और दूसरा है अज़ूरोफिल और प्राइमरी ग्रैन्यूल्स। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके एग्जांपल्स है, कौन कौन से सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड कोलाजेनेज, ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स में आते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी ग्रैन्यूल्स या फिर अज़ूरोफिल्स के बारे में। इसके एग्जांपल्स हैं माइलोपेरोक्सीडेज, एसिड हाइड्रोलेज, न्यूट्रल प्रोटीएज सच एज इलास्टेज, कोलाजेनेज एंड प्रोटीनेज, ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये रिलीज होते हैं लाइसोसोमल एज अ लाइसोसोमल कंपोनेंट। अब हम देखते हैं मोनोसाइट्स की ग्रैन्यूल्स के बारे में। सो ग्रैन्यूल्स ऑफ मोनोसाइट्स एंड टिश्यू मैक्रोफेजेस। जब इन सेल्स का डीग्रैन्युलेशन होता है उस केस में क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जैसे कि एसिड प्रोटीएज, कोलाजेनेज, इलास्टेज एंड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इनका सबसे बड़ा रोल होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में देन एक्टिंग एज मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे मीडिएटर्स हैं ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इनका इतना बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में दे शो अ ग्रेटर एक्टिविटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगले इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के बारे में जो कि है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PAF भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के बारे में जो कि है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PAF भी कहते हैं। तो IgE सेंसिटाइज बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स और अदर ल्यूकोसाइट्स, एंडोथेलियम एंड प्लेटलेट्स, ये जो सारे हैं ये क्या रिलीज करते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को, जो कि एक्ट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी प्लेटलेट्स का एग्रीगेट यानी कि एक कलेक्टिव फॉर्म करता है, रिलीज रिएक्शन एंड आल्सो एक्ट एज मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन एज फॉलोज। अब ये देखते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर किस तरीके से इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करता है, यानी कि कैसे वो कॉज करता है। वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अलाउ करती हैं मूवमेंट ऑफ द सेल्स इन एंड आउट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, वेसोडाइलेटेशन इन लो कॉन्सेंट्रेशन एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो इस केस में ये क्या करेगा, वेसोडाइलेटेशन कॉज करेगा। नेक्स्ट ये कॉज करता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या होता है, ये
एंडोथेलियम क्या होता है, ये ब्लड इनर लाइनिंग फॉर्म करता है ब्लड वेसल्स की। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ये जो इसकी इनर लाइनिंग है ये किससे बनी होती है, एंडोथेलियम से। तो इसी एंडोथेलियम में ये क्या करता है, एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स जाके इस एंडोथेलियल लेयर से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। फाइनली क्या कॉज करता है, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस फिनोमेना कॉजेज माइग्रेशन ऑफ सेल्स इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। नेक्स्ट इंफ्लेमेटरी मीडिएटर है साइटोकाइंस। ये एक पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिम्फोकाइंस और मोनोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोकाइंस को लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट करते हैं और मोनोकाइंस को मोनोसाइट्स एक्टिवेट करते हैं। और साइटोकाइंस के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इसमें आता है इंटरल्यूकिन 1 और IL-1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और TNF अल्फा एंड TNF बीटा, इंटरफेरॉन गामा और IF गामा एंड कीमोकाइंस जिसमें आता है इंटरल्यूकिन 8 एंड PF4। तो चलिए अब हम देखते हैं जो साइटोकाइंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस जिनके बारे में भी हमने देखा वो कैसे कैसे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे IL-1, TNF अल्फा एंड TNF बीटा के बारे में। सो दीज एजेंट्स स्टिमुलेट एंडोथेलियल इफेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड ल्यूकोसाइट एडियरेंस। ये क्या करता है, ल्यूकोसाइट एडियरेंस को इंक्रीज कर देगा, यानी जो एंडोथेलियल लेयर है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें जो ल्यूकोसाइट एडियरेंस है ये इसको इंक्रीज कर देगा। दूसरा थ्रोम्बोजेनिसिटी कॉज करता है, यानी कि थ्रोम्बोजेनिसिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू जनरेट क्लॉट, यानी क्लॉट, यानी क्लॉट फॉर्मेशन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। एलैबोरेशन ऑफ अदर साइटोकाइंस, यानी कि और टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस जो होते हैं ये रिलीज करेगा। फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन है एक्यूट फेज। फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन का मतलब ये, फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो उसके जो मल्टीप्लिकेशन है या उसको उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ये इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंटरफेरॉन गामा के बारे में। दिस एजेंट एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स एंड सिंथेसाइजेस नाइट्रिक एसिड सिंथेस। तो अब इसके दो काम है। पहला ये क्या करता है, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कर देता है। मैक्रोफेज जो होते हैं वो टाइप ऑफ WBCs होते हैं जो कि इनगल्फ कर लेते हैं डेड सेल्स को या उनका एलिमिनेशन में ये हेल्प करते हैं। न्यूट्रोफिल्स आल्सो डज द सेम वर्क। उसके अलावा ये क्या करता है, नाइट्रिक एसिड सिंथेस को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कीमोकाइंस के बारे में। दीज एजेंट्स रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कीमो अट्रैक्टेंट्स, यानी कि वो एजेंट्स जो कीमोटैक्सिस कॉज करते हैं। कीमो अट्रैक्टेंट्स फॉर इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड इंक्लूड, इसमें देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से मीडिएटर्स आते हैं। पहला IL-8 कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल्स। ये जो IL-8 होता है ये न्यूट्रोफिल्स के लिए कीमोटैक्टिक होता है। प्लेटलेट फैक्टर 4 जो है इट इज कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड ईसिनोफिल्स। फिर MCP-1 जो होता है वो कीमोटैक्टिक होता है मोनोसाइट्स के लिए, और ईओटैक्सिन कीमोटैक्टिक होता है ईसिनोफिल्स के लिए। जो सेल डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स में लास्ट टाइप ऑफ मीडिएटर है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वैस्कुलर रिलैक्सेशन फैक्टर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वैस्कुलर रिलैक्सेशन फैक्टर होता है जो कि एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। इट इज यूज्ड एज अ मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बिकॉज एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आल्सो सेक्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन आर्जिनिन इज ऑक्सीडाइज्ड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो एक वैस्कुलर रिलैक्सेशन फैक्टर होता है जो कि एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। इसको हम क्यों यूज करते हैं एज अ मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्योंकि जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होती हैं वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती हैं। किस केस में, व्हेन आर्जिनिन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम। इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन नाइट्रिक ऑक्साइड देखते हैं क्या क्या इसके एक्शंस होते हैं। इन्वॉल्व्स इन वेसोडाइलेटेशन, यानी कि वेसल्स को डायलेट करता है। एक्ट्स एज एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एजेंट, यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देता है। अगला ये क्या कॉज करता है, माइक्रोबिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स जो कि होते हैं प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स। ये जो मीडिएटर्स होते हैं ये कैसे रिलीज होते हैं, 4 सिस्टम्स जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है उनके थ्रू ये जो प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं ये रिलीज होते हैं। इसमें 4 टाइप्स के सिस्टम आते हैं। पहला काइनिन सिस्टम, दूसरा है क्लॉटिंग सिस्टम, तीसरा है फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम एंड चौथा है
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और ये जो सिस्टम है इनके अपने ही इनहिबिटर्स और एक्सिलरेटर होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जो कि कैसे काम करते हैं विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनिन सिस्टम के बारे में। काइनिन सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय 12A फैक्टर। तो 12A फैक्टर जो होता है वो काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, ब्रैडिकाइनिन, जो कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। इसमें एक प्री कैलिक्रीन फैक्टर होता है जो कि क्या है, एक फ्रैगमेंट फैक्टर, यानी एक पार्ट है फैक्टर 12A का, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है प्री कैलिक्रीन को कैलिक्रीन में। और ये अल्टीमेटली और ये एक हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन पे एक्ट करता है ब्रैडिकाइनिन को रिलीज करने के लिए। इस सिस्टम में एक प्री कैलिक्रीन एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है जो कि एक फ्रैगमेंट यानी कि एक पार्ट होता है फैक्टर 12A का, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है प्री कैलिक्रीन को कैलिक्रीन में, जो कि फर्दर किस पे एक्ट करेगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन पे एक्ट करेगा टू ईट ब्रैडिकाइनिन, यानी कि ब्रैडिकाइनिन को रिलीज करने के लिए। अब हम देखते हैं जो ब्रैडिकाइनिन काइनिन सिस्टम जो रिलीज करता है उसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। इसके सबसे पहला तो अभी हमने जैसे कि थ्योरी में भी पढ़ा कि ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, वेसोडाइलेटेशन करता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है और पेन कॉज करता है। अब एक बार फिर से हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि काइनिन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इसमें फैक्टर 12A होता है, इसमें फैक्टर 12 होता है जो कि किस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले ये फैक्टर 12A को एक्टिवेट करता है। उसके बाद ये जो फैक्टर 12A है एक जो फ्रैगमेंट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा प्री कैलिक्रीन एक्टिवेटर, ये किस में हेल्प करता है, प्लाज्मा प्री कैलिक्रीन को कन्वर्ट करता है ये कैलिक्रीन में, जो कि फर्दर क्या करता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन पे एक्ट करता है, जो कि फर्दर प्रोड्यूस करता है ब्रैडिकाइनिन। सो दिस वाज ऑल अबाउट काइनिन सिस्टम। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लॉटिंग सिस्टम के बारे में। और ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 12A। फैक्टर 12A जो होता है उस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि फाइब्रिनोजन फॉर्म करता है, और फाइब्रिनोजन फर्दर फॉर्म करता है फाइब्रिन और फाइब्रिनोपेप्टाइड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्रोम्बिन, यानी कि थ्रोम्बिन के इन्फ्लुएंस के अंदर ये फॉर्म करता है फाइब्रिन और फाइब्रिनोपेप्टाइड्स। अब इन फाइब्रिनोपेप्टाइड्स के क्या क्या एक्शंस होते हैं, पहला ये कॉज करता है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, ये वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। दूसरा ये कॉज करता है कीमोटैक्सिस फॉर ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ल्यूकोसाइट माइग्रेशन कॉज करता है जब कोई भी केमिकल स्टिमुलस आता है। और दूसरा ये एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी में हेल्प करता है, यानी कि जब भी ब्लीडिंग होती है हमारी बॉडी में तो ये क्या करता है, क्लॉट फॉर्म करता है। तीसरा क्या है, एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी, यानी कि क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता है बॉडी में। ठीक है, अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि क्लॉटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इसमें फैक्टर 12A जो होता है, फैक्टर 12A को एक्टिवेट करता है, जो कि फर्दर फैक्टर 11 को फैक्टर 11A में कन्वर्ट करता है, यानी उसको एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद ये जो फैक्टर 11A है ये फैक्टर 8 यानी एक्टिवेटेड फैक्टर 8 और PF3 यानी ये प्लेटलेट फैक्टर 3 के साथ मिलकर फैक्टर 10 को 10A में ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी कि फैक्टर 10 को ये एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद फैक्टर 5A और PF3 के साथ मिलकर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, विच इन टर्न फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये प्लाज्मिन के इन्फ्लुएंस में फाइब्रिनोपेप्टाइड फॉर्म करता है, जो कि ये सारे एक्शंस कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सिस्टम के बारे में, विच इज द फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम। और ये सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, बाय अ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रोड्यूस्ड बाय कैलिक्रीन ऑफ द काइनिन सिस्टम। ये सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा, जैसे कि हमने काइनिन सिस्टम में पढ़ा था, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट, जो कि काइनिन सिस्टम में जो कैलिक्रीन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि फर्दर एक्टिवेट करता है फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम को। कैलिक्रीन काइनिन सिस्टम के अलावा एंडोथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट से भी प्रोड्यूस होता है। और ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है इसके इन्फ्लुएंस में ये जो प्लाज्मिनोजन होता है, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं ये उनका एक कंपोनेंट है, उनका एक पार्ट है, जो कि ब्रेक करता है फाइब्रिन को फाइब्रिनोपेप्टाइड्स में और फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स में। जैसे कि अभी हमने फाइब्रिनोलिटिक्स
सिस्टम के पहले जो हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने क्लॉटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि जो फाइब्रिन होता है, ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, इसके इन्फ्लुएंस में एक कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन का विच इज प्लाज्मिनोजन। ये क्या फैसिलिटेट करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन टू फॉर्म फाइब्रिनोपेप्टाइड्स और फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। और प्लाज्मिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, चलिए हम वो देखते हैं। इट फॉर्म्स प्री कैलिक्रीन एक्टिवेटर बाय द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 8, यानी कि प्री कैलिक्रीन एक्टिवेटर ये फॉर्म करता है फैक्टर 8 को एक्टिव, यानी कि एक प्री कैलिक्रीन एक्टिवेटर फॉर्म करता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12। इन्फ्लेमेशन के टाइम में इस प्लाज्मिन जो फॉर्म होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, चलिए वो देखते हैं। इट फॉर्म्स प्री कैलिक्रीन एक्टिवेटर बाय द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12, यानी फैक्टर 12 को ये एक्टिवेट करके फॉर्म करता है प्री कैलिक्रीन एक्टिवेटर। एंड द एक्टिवेटर ऑब्टेन स्टिमुलेट्स द काइनिन सिस्टम टू यील्ड ब्रैडिकाइनिन। और फर्दर क्या होता है, जब ये एक्टिवेटर ऑब्टेन होता है तो ये काइनिन सिस्टम को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द ब्रैडिकाइनिन। दूसरा, इट फॉर्म्स C3A बाय स्प्लिटिंग कॉम्प्लीमेंट C3, यानी कि ये C3 एक परमिएबिलिटी फैक्टर है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट C3 है इसको स्प्लिट करके ये क्या फॉर्म कर देता है, कॉम्प्लीमेंट C3A। उसके अलावा प्लाज्मिन फॉर्म्स फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ फाइब्रिन। फाइब्रिन को डिग्रेड करके ये फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। The products obtained further increases vascular permeability and are chemotactic to leukocytes, यानी कि ये जो फर्दर फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं ये वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करते हैं और कीमोटैक्सिस कॉज करते हैं किसके, ल्यूकोसाइट्स के केस में। चलिए अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है। इसमें अभी जैसे कि हमने पढ़ा, इसमें प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं जो कि कौन रिलीज करता है, कैलिक्रीन, फैक्टर 12A, ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियम, जो कि क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट C3 को किस में एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट C3A में। उसके अलावा ये क्या फॉर्म करता है, फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स होते हैं ये वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, ये जो होते हैं ये कीमोटैक्सिस कॉज करते हैं ल्यूकोसाइट्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ सिस्टम के बारे में, विच इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है दो पाथवे से एक्टिवेट होता है। फर्स्ट इज द क्लासिक पाथवे ऑफ फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा द alternate pathway involving non-immunologic agents, for example bacterial toxins, cobra venoms and IgA, यानी कि ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो ये जो दो पाथवेज हैं इनसे क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन दोनों में से किसी भी एक पाथवे से एक्टिवेट होके ये एनाफाइलैटॉक्सिन्स को ईल्ड करता है, यानी कि ये जो एनाफाइलैटॉक्सिन्स होते हैं ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्जांपल्स है C3A, C4A एंड C5A। उसके अलावा ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को ईल्ड करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MAC भी कहते हैं। और इन ये जो एनाफाइलैटॉक्सिन्स जो होता है ये प्रोड्यूस होते हैं, इनकी जो पोटेंसी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो पोटेंसी है वो कॉम्प्लीमेंट C3A की होती है, उससे कम C5A की, और उससे भी सबसे कम जो पोटेंसी होती है वो कॉम्प्लीमेंट C4A की होती है। अब हम देखते हैं एनाफाइलैटॉक्सिन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये रिलीज करते हैं, पहला ये रिलीज करते हैं हिस्टामीन फ्रॉम मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। ये जो हिस्टामीन होता है मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में स्टोर्ड होता है, और जब भी कोई भी इंजरी हमारी बॉडी में आती है तो उस केस में क्या होगा, ये जो टॉक्सिन्स है ये रिलीज करेंगे हिस्टामीन को। उसके अलावा दे इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी एंड कॉजेस टिश्यू एडीमा। टिश्यू एडीमा मतलब ये क्या करते हैं, टिश्यू को ये स्वेल कर देते हैं एज अ इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। दूसरा, दे इंक्रीज C3B इंक्रीजेज इन फेगोसाइटोसिस एंड C5A एक्ट्स एज अ कीमोटैक्टिक एजेंट फॉर ल्यूकोसाइट्स। उसके अलावा ये जो MAC होता है ये सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, और उसके अलावा ये जो MAC होता है इट फॉर्म्स पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें जो MAC होता है ये पोर्स फॉर्म कर देता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो जब भी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस केस में क्या होता है कि ये हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है टू द टिश्यू, thus causing damage to the
होस्ट यानी कि जो होस्ट टिश्यू होता है ये उसको डैमेज कर देता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जब हमारी बॉडी में कोई भी थर्मल इंजरी हो जाती है यानी कि कोई भी बर्न हो जाता है तो उस केस में जो भी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो अगर वो बर्न सीवियर है तो उस केस में क्या होगा कि वो जो बर्न है वो आपके जो स्किन का जो टिश्यू है उस पार्ट को ये परमानेंट स्कारिंग कर देता है, उसमें परमानेंट निशान आ जाता है। सो इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। उसके बाद बहुत सारे होस्ट मैकेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गेटिंग डैमेज। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये उसको भी क्या करता है, रोक देता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं उन एजेंट्स के बारे में जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कॉज करते हैं। इसमें पहला आता है एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, जिसको हम APRs भी कहते हैं। तो कोई भी टिश्यू ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन के बाद बहुत सारे APR प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। इनका सबसे पहला एग्जाम्पल है cellular protein factors, for example alpha antitrypsin, alpha 1 chymotrypsin, alpha 2 antiplasmin plasminogen activator inhibitor। उसके अलावा सेकेंड इसमें इसके एग्जाम्पल है कोगुलेशन प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल फाइब्रिनोजन, प्लाज्मिनोजन। वन विल्ब्रेंट फैक्टर विच इज द VWF फैक्टर जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और इसके अलावा इसमें आता है फैक्टर 8। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेरियोपोप्लाज्मिन एंड हैप्टोग्लोबिन। उसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हैं सीरम अमाइलॉइड A एंड P कंपोनेंट। उसके अलावा आता है इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन और CRP। कुछ स्ट्रेस प्रोटीन्स भी हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, जिसमें आता है हीट शॉक प्रोटीन्स जिसको हम HSP भी कहते हैं। उसके अलावा इसमें आता है यूबिक्यूटिन। और ये जो APRs होते हैं ये लिवर में सिंथेसाइज होते हैं यानी कि लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ एक्सटेंट तक यानी कि कुछ केसेस में ये मैक्रोफेजेस यानी कि WBCs में भी सिंथेसाइज होते हैं। These APRs combined to systemic features of fever and leukocytosis is termed as acute phase response। जब ये जो APR होते हैं ये कंबाइन करते हैं सिस्टमिक फीचर्स ऑफ फीवर से और ल्यूकोसाइटोसिस से, तो उस सिचुएशन का उस फिनोमेना को हम कहते हैं एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। तो अगर APR सिंथेसिस की डेफिशिएंसी हो जाती है यानी APR सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, अगर कोई भी अंडरलाइंग डिजीज है हमारी बॉडी में यानी कोई ऐसा डिजीज है प्रेजेंट है हमारी बॉडी में ऑलरेडी, तो उस केस में जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और रिकरेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यानी कि लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लेमेशन होगा और रिकरेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होते हैं वो एक सीवियर फॉर्म भी ले सकते हैं, यानी कि वो बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि बार बार जो होगा, अगर इन्फ्लेमेशन एक बार आपका हील हो भी जाता है तो देन देयर इज अ केस ऑफ रिकरेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, यानी कि वो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा फिर से इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा विच इज हार्मफुल। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं यानी कि इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं होने देते हैं। प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा इंक्रीजेस देयर लेवल बाय सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। तो जब भी इन्फेक्शन या ट्रॉमा कॉज होता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मीडिएटर के बारे में विच इज फ्री साइटोकाइन रिसेप्टर्स। तो ये जो फ्री साइटोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है डिजीज प्रोसेस से या डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा फ्री रिसेप्टर्स जो होते हैं साइटोकाइंस के वो अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा डिजीज प्रोसेस में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं सप्रेसर टी सेल्स के बारे में। फंक्शंस ऑफ टी एंड बी सेल्स आर इनहिबिटेड बाय लैक ऑफ सप्रेसर टी सेल्स। अगर सप्रेसर टी सेल्स की कमी हो रही है हमारी बॉडी में तो ये क्या करेगा, टी और बी सेल के फंक्शन को इनहिबिट कर देगा। जो टी और बी सेल्स होती हैं ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के या फिर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये एलिमिनेट करती हैं। तो इन सेल्स की कमी की वजह से क्या होगा, टी एंड बी सेल्स का फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारी बॉडी के या फिर जो कैंसरस सेल्स हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर्स के बारे में। तो these anti-inflammatory and pro-inflammatory actions are formed by prostaglandin E2 and prostacyclin E2। यानी कि ये जो दो मीडिएटर्स हैं ये क्या शो करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन या फिर प्रो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन।
नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि लास्ट करता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ ही देर के लिए होता है, और और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे समय के लिए होता है। सो इन्फ्लेमेशन, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू द इंजर्ड साइट लीडिंग टू द फ्लूइड एक्यूमुलेशन। इन्फ्लेमेशन के केस में क्या होता है कि फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है इंजर्ड साइट पे वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन कॉज करता है। और जब भी इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, ये जब ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा इंजर्ड साइट पे, तो ये क्या क्या सिम्टम्स कॉज करेगा। पहला, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया होगा क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन में, कि ये उस एरिया का जो इंजर्ड एरिया है उसका जो टेम्परेचर है उसको स्लाइटली एलिवेट कर देगा यानी स्लाइटली इंक्रीज कर देगा। उसके अलावा ये कॉज करता है रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। उसके बाद द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू डिफेंड इटसेल्फ एंड द रिस्पॉन्स ड्यूरेशन हेल्प्स कैटेगराइज इन्फ्लेमेशन इनटू एक्यूट एंड क्रोनिक। यानी जिस तरीके से जो होस्ट टिश्यू होता है वो अपने आप को डिफेंड करता है, ये जो फिनोमिना है ये इन्फ्लेमेशन को 2 तरीके में डिवाइड करता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन occurs for a short time period and shows the early body reaction followed by repair। ये जो मैंने आपको भी बताया कि ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और ये अर्ली बॉडी रिएक्शन शो करता है, यानी कि इमीडिएट रिएक्शन शो करता है जब भी कोई भी इंजरी आती है। और इसके बाद ये क्या करता है, टिश्यू जो होता है डैमेज्ड टिश्यूज को ये रिपेयर भी कर देता है। अब देखते हैं इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट, यानी कि जब डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड होगा उस केस में वो जो इंजर्ड एरिया है वो स्वेल्ड कॉज होगा यानी एडेमेटस अपीयर होगा। उसके अलावा ये इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड वेसल्स में ये प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन कर देता है क्लॉट फॉर्म करने के लिए। उसके बाद इसमें तीसरा है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज इन्फ्लेमेटरी सेल्स, यानी इन पीएमएन्स को ये एज इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज करता है। ये क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें सेवरल लोब्स यानी मतलब एक या एक से ज्यादा लोब्स होते हैं। उसके बाद जो इनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पीएमएन्स हैं उनको एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एज इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज किया जाता है। उसके बाद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इट अकर्स फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, ये लॉन्गर टाइम पीरियड। अब पढ़ते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इट अकर्स फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, ये लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है और उस केस में होता है जो इन्फ्लेमेशन के कॉजेटिव एजेंट्स हैं, यानी कि वो एजेंट्स जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं वो बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड तक उस इंजर्ड टिश्यू में रह जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो इंड्यूस करता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, यानी इंजरी की शुरुआत से अगर कोई स्टिमुलस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करता है तो उस केस में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये जो एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम बात करेंगे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज हो रहा है, क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, एंड सेम गोज फॉर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। और अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।